ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे छोटे भाई बहन, आप सबका एग्जाम्स आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना एएस का भी एक वन शॉट्स ले आते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जो आप किसी भी तरीके से जो आपका एक बॉर्डर लाइन है ना, जो 24 लाना है या 30 लाना है, उससे आप नीचे कभी भी, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा। तो मैंने ये सोचा जो चल ठीक है, थोड़ा सा समय समय निकाल करके इसका भी एक वन शॉट्स लेकर के आ जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो। चलिए, अभी हम 15 मार्क्स का कवरेज करेंगे, जिसमें 24 का पेपर वगैरह भी सॉल्व करेंगे। तो एएस में जो मैं बोलूँगा ना, अगर आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ईयर वाइज का जो पेपर है ना वो भी सॉल्व करवा दूंगा। आपको करना क्या है ना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आपको मैं जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा ना और थ्योरी जो करवाऊंगा ना, थ्योरी जो दे दूंगा, न्यूमेरिकल जो करवाऊंगा ना, उसको अच्छे से करना है। इस लेक्चर्स को अटेंड जरूर करना है। चलिए, इसमें जो पहला थ्योरी हम रख रहे हैं ना, क्योंकि आपका 15 का है, इसमें दो क्वेश्चन दो न्यूमेरिकल्स होंगे, एक थ्योरी हो सकता है, या तो एक न्यूमेरिकल्स एक थ्योरी हो सकता है। यहां पर सबसे पहला जो न्यूमेरिक थ्योरी रहेगा, ये रहेगा व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। आप सबको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, एक रिटन पॉलिसी है जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, अदर रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा इशू किया जाता है। जिसमें जो इशू किया है ना, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है, ये आईसीएआई ने किया है। गॉट माय पॉइंट्स? और उसी के डिस्क्लोजर, उसी की पॉलिसी को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दुनिया में कोई भी जो अकाउंट्स के काम किए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 85 कंट्री है जो आईएफआरएस फॉलो करता है, और बहुत ऐसे कंट्री है जो मतलब कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ क्या करना है, इन सब चीज़ों को एएस के जरिए देखा जाता है। पॉलिसी कैसे होंगे, उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होगा, उसके एजम्पन्स क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो, कन्फ्यूजन्स खत्म करने का जो तरीका है वो एएस के पास में है, और फैसिलिटेट यानी कंपेरिजन करने का तरीका है वो एएस के पास में है। मेथड कौन सा फॉलो करना है वो एएस आपको बताता है। ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर जो है वो एएस आपको देता है। ये सारा काम आपको एएस के द्वारा किया जाता है। ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपको देखना ही देखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है आईएफआरएस का। सर मेरे को लग रहा है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी के अनुसार आईएफआरएस का क्वेश्चन इस बार आना लगभग तय माना जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है, ये आप कैसा क्या सोचते हो ये मैं नहीं बता पाऊंगा। और आईएफआरएस के साथ साथ अगर मैं, अच्छा, इसका अकाउंटिंग व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखाना, तो आपने इसमें बेनिफिट्स भी जोड़ देना है। बेनिफिट्स एंड एडवांटेज याद रखिएगा। जब एएस का, सर जरूरी नहीं है इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एएस का बेनिफिट्स और एडवांटेज बहुत, हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सारा काम बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ भी कोई भी काम, कोई इलीगल काम नहीं कर सकता है। सबको एथिक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। थर्ड है आपका, जब ये आप समझते हो तो थोड़ा सा मैं और इसमें आगे जाता हूं, तो आपका एक जो क्वेश्चंस निकल के आता है जो मेरे को लग रहा है जो इस बार शायद हिट करेगा, ये है AS16 का। इसमें क्या होता है, स्टेट द एसेट्स इन विच इंड AS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स डज नॉट अप्लाई। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डज नॉट अप्लाई का क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है, पता नहीं, मेरा अंदर से मन बोल रहा है जो ये शायद आ सकता है। मतलब जो भी मैं लिखवा रहा हूं शायद आपका, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो आ सकता है। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में आपको बोला जाएगा जो किन चीज़ों को सेटिस्फाइड करता है, कैरिंग अमाउंट क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो ये AS16 का ना पूरा जो पार्ट्स है ना उसको देख के जाना जरूरी है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो मेरे को फोर्थ क्वेश्चन जो लग रहा है यह है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव्स एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे तरफ से हो गया। ये आपको क्या करना है, देखना ही देखना है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा जिसमें आपको बताना है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशंस एंड
प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी मेरी तरफ से मैं आपको बस इतना थ्योरी देना चाहूँगा, इससे ज़्यादा थ्योरी मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि बर्डन हो जाएगा। तो आप इस 5 थ्योरी को ही आप करेंगे। एएस में अगर आपको कोई कितना भी बोले ना, उतना ध्यान नहीं देना है। एएस का जो थ्योरी है वो बहुत ईजी होता है, आपको ये 5 जो थ्योरी है वो कर लेना है। अब हम बात करते हैं एएस 16 और एएस 33। इन दोनों से चांसेस रहेगा न्यूमेरिकल्स आने का। चांसेस रहेगा नहीं, 100% सी मैं बोलूँगा जो चांसेस है आने का। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने से पहले आपको थोड़ा सा देख लेते हैं हम जो पहला क्वेश्चन क्या है। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है आयान लिमिटेड्स परचेज इक्विपमेंट्स। अब आयान लिमिटेड्स ने क्या किया है, इक्विपमेंट्स परचेज किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आयान लिमिटेड जो है ये इक्विपमेंट परचेज किया है और इसकी यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट दिया हुआ है। मोटर ऑफ द इक्विपमेंट्स 30,000 है। यूजफुल लाइफ जो हमारा है वो 50,000 घंटा है। ये 30,000 नहीं होगा, ये 30 लाख हो जाएगा, 30 लाख से। बॉडी 10 लाख की है और उसकी लाइफ जो है वो 5 ईयर्स है। आयान लिमिटेड ने चार्ज किया है कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा इस चीज़ को ना आप ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी हल्का सा मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है। हाँ, इस जो क्वेश्चंस है ना उसको थोड़ा सा सीरियसली एंड लाइकली ले लेना है सर। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो एएस का आता है ना वो थोड़ा सा इजी तो रहता है बट कैलकुलेटिव्स रहते हैं। आयान लिमिटेड चार्ज कंपोनेंट वाइज डेप्रिसिएशन एज पर इन एएस 16 फॉर द ईयर 23 एंड 24। Calculate the amount of depreciation to be charged during the year the motor was used for 4,200 hours। मोटर जो यूज हुआ है 4,200 घंटा है। Estimated scrap value of component is nil। चलिए सर, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेना है। तो लिखेंगे आप कैलकुलेशंस ऑफ depreciations, depreciation on मोटर इक्विपमेंट्स। तो 30 लाख रुपया का जो हमारा एसेट्स है और उसकी यूजफुल लाइफ 50,000 है और एक साल में जो यूज हुआ है 4,200 घंटा, तो 4,200 के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ये आप लिखिएगा 30 लाख डिवाइड बाय ये 50,000 आवर्स ही चलेगा इंटू 4,200। देख लेते हैं कितना आ रहा है, आप सब भी कैलकुलेट करिए। $30 lakhs यानी कि 2,52,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 2,52,000। नेक्स्ट जो हमारा है यह डेप्रिसिएशन ऑन बॉडी। इसकी जो वैल्यू है ये है आपका 10 लाख और 5 साल तक यूज किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये 2 लाख का करेंगे। सर टोटल डेप्रिसिएशन जो हो गया ये हो गया 2,52,000 प्लस 2 लाख, तो ये हमारा हो गया 4,52,000। 4,52,000 हो गया, ये आपका हो गया। अब अगर आपने इसको कर लिया है तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है बिकम ऑनर्स 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पीलू लिमिटेड परचेज अ मशीन ड्यूरिंग द ईयर
23 एंड 24 डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलो। आपको जिस कुछ नहीं बताना है, कॉस्टिंग बताना है। सर ये क्वेश्चंस ज़्यादा इजी है या टफ है? सर मैं बोलूँगा ये क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा ही इजी है, क्योंकि ES 16 से रिलेटेड है, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। बट मैं चाहता हूँ ना, क्योंकि इतना भी ये नहीं है जो मैं नहीं चाहूँगा जो आप पास ना करो, 100% आप पास करो। तो इसका ना मैं एक आपको फॉर्मेट अभी लिखवा दूंगा, और आप कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ना मेरे साथ में ना, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन ना 90% 99% चांस रहता है आने का एग्जाम्स में, ES 16 का आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं लिखवा दूंगा ना बस उतना ही दिमाग में रखना है, और उसके हिसाब से आइटम जो मिलेगा उसको ऐड और लेस कर देना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले जो कॉस्ट है हम उसको ले लेंगे। तो जो कॉस्ट है वो उसको देख लेते हैं। परचेज प्राइस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बिफोर डिस्काउंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रेड डिस्काउंट से पहले का है, 15 लाख रुपया। तो लिख लीजिए आप परचेज प्राइस $15 लाख। परचेज प्राइस से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक हिडन डिस्काउंट होता है जो सप्लायर्स को या रिटेलर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं होलसेलर के द्वारा या मैन्युफैक्चरर्स या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। इसकी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसको हम शो नहीं करते हैं। तो ये एक बेनिफिट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है, किसके लिए? जिसको दिया गया है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा है ना, जो ट्रेड डिस्काउंट हमारा है ये है आपका 20% ऑफ परचेज प्राइस। तो 15 लाख का 20% जो आएगा ये आ जाएगा 3 लाख, हमारा निकल के आ गया 12 लाख। ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन चार्ज, क्योंकि जब किसी एसेट्स को खरीदते हो तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा होता है वो उससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाता है। यानी कि जब तक आप उसको सेल नहीं करो, उसकी प्रोडक्ट उसमें से प्रोडक्ट बना करके, तब तक जो भी खर्च करोगे, ट्रेनिंग कॉस्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी जो भी कैपिटल एसेट्स के ऊपर एक्वायरिंग करने से लेकर के यूज करने तक जो भी खर्चा होगा वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, बिकॉज दीज आर कैपिटल एसेट्स। अब ये क्या है? इंस्टॉलेशन जो है 50,000 का है, तो हम ऐड कर दिए 50,000। सर और क्या होगा ऐड? इसमें कुछ आइटम्स मिसिंग्स है, मैं बोलता हूं आप लिख लेंगे। साइट प्रिपरेशंस, साइट प्रिपरेशन जो आपका है ये है 30,000। नेक्स्ट लिख लेंगे टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट है आपका 10,000। नेक्स्ट लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल एस्टिमेशंस, ये है आपका 15,000। ये 3 कॉस्ट है, ये 3 कॉस्ट है। तो चलिए पहले हम फिर इसमें ले लेते हैं, ऐड करेंगे साइट प्रिपरेशंस। प्लस टेस्टिंग कॉस्ट, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल एस्टिमेशंस। इनिशियल एस्टिमेशंस डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लीजिएगा। ये कितना दिया हुआ है? ये है 30,000, ये है 10,000 और ये है 15,000। इन सबको जोड़ दीजिए, देख लीजिए कितना आया। ये आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ मशीन्स टू बी कैपिटलाइज्ड 12 lakhs
प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, ये आपका आ गया 13,05,000। 13,05,000 ये सर आपका आ गया 13,05,000। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, आपको मैं पहले वो आइटम्स लिखवा देता हूँ जो ऐड होता है या लेस होता है, क्योंकि नहीं तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि, मैं जानता हूँ अगर बाई चांस आए अगर ये आया ना, तो क्या होना चाहिए ना, जो आपको पता होना चाहिए जो कौन सी आइटम्स आ रहा है कौन सा आइटम्स नहीं आ रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा ना, जो आप उस क्वेश्चंस को ना बहुत ही चंद सेकेंड्स में क्या कर देंगे, चंद मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, लिखवा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ क्या क्या आइटम आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। एक मिनट्स, ये मटेरियल्स है, हाँ जी मटेरियल्स दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। फार्मूला बुक नहीं मिल रहा है ना, कोड फार्मूला बुक होगा है क्या लिखी दुकान, उधर नहीं है क्या? एक मिनट। मिल गया, ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, तो जस्ट हमारे पास में फार्मूला बुक है, हम एक बार आपको लिखवा दे रहे हैं कौन कौन सी आइटम जो हमारा है ये ऐड हो जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए मेरे साथ में आप लिख लेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सोचता है यार ईयरबैच का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, बट इतनी आसानी से तो वो नहीं सोच रहा ना जो आप सोच रहे हो। आपके जो सीयू है वो बहुत ही इजी तरीके से नहीं सोचता है, वो सोचता ठीक है मैं क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दूंगा, 3-4 आइटम क्या कर दूंगा उसमें नए डाल दूंगा। अब जब ये आएगा तो कैसा आएगा, तो लिखेंगे आप कैसे बनेगा, लिखिए स्टेटमेंट्स ऑफ computations of cost of assets। जो आइटम आएगा पहला, यह आएगा परचेज कॉस्ट। याद रखना, पहला आएगा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में जो आइटम आता है, या आता है परचेज प्राइस, क्योंकि हमारा जो परचेजिंग करने का जो प्राइस है वो, इससे ऐड हो जाता है इंपोर्ट ड्यूटी, लाने का जो खर्चा है, इंपोर्ट ड्यूटी जो लग जाता है। फिर ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटी। याद रखिएगा मैंने वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इस जितना आएगा उससे हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर माइनस करेंगे हम रिबेट, जितना आएगा उससे हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। सर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होता है?
उस एसेट्स के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप करते हो, जैसे इंस्टॉलेशंस करते हो, असेंबल करते हो, साइट प्रिपरेशंस करते हो, ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है नहीं है उसका, उसको ले लेंगे क्या? नहीं सर, उसको नहीं लेंगे। यानी कि जैसे जीएसटी टीएसटी है ना, इन सबको आप इग्नोर कर देना, उन सबको मत लिख देना, बट मैं लिखवा दूंगा, आपको घबराना नहीं है। आप लिख लीजिए इसमें कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं। इसमें आ सकता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आइटम्स आ सकता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए डायरेक्टली लग रहा है। फिर आ सकता है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशंस, नेक्स्ट आ सकता है इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, नेक्स्ट आ सकता है इंस्टॉलेशंस एंड असेंबल कॉस्ट, नेक्स्ट आ सकता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड डिफेक्टिंग, नेक्स्ट सर क्या आ सकता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग एंड डिफेक्टिंग्स के लिए। उसके बाद सर क्या आ सकता है प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग ही मैं लिख रहा हूँ क्योंकि यही वर्ड देगा, प्रोफेशनल फीस। सर और क्या आ सकता है बोरोइंग कॉस्ट, याद रखना बोरोइंग कॉस्ट अगर परमिटेड कौन दे रहा है, परमिशन अगर दे रहा है AS23 तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बोरोइंग कॉस्ट अगर परमिटेड बाय AS23 तभी लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा मार्क्स जाएगा। फिर और क्या खर्चा आ सकता है प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू ऑफ द कॉस्ट डिसमेंटलिंग। सर और क्या आ सकता है मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, सर और क्या आ सकता है कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट्स, सर ये सारे आइटम्स ले लीजिएगा। फिर जितना आएगा उससे माइनस कर दीजिएगा गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट एज पर AS20 सर होता है, हाँ सर। तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ PPE, कॉस्ट ऑफ PPE आ जाएगा। सर यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? अब कौन से ऐसे खर्चे हैं जो नहीं लेने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, इसके अलावा कोई भी खर्चा होगा वो लेना है क्या? जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसके अलावा अब कुछ भी दिया जाएगा आप उसको क्या करोगे? नहीं लोगे सर, कुछ भी दिया रहेगा नहीं लोगे। जैसे कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ न्यू फैसिलिटी हो गया, कॉस्ट या न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया लोकेशंस हो गया, न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स हो गया, स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन अदर जनरल ओवरहेड हो गया, इनिशियल ऑपरेशन लॉस हो गया। आपको शुरुआत में तो सबको लॉस ही होता है ना, तो ये सब चीज़ें नहीं लेना है सर, ये सब चीज़ें नहीं लेना है। जो मैंने लिखवा दिया इसी को लेना है आप। मुझे लगता है अब तो आपको सही हो समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। होप सो मुझे लगता है जो अभी यहाँ तक तो आपका पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हाँ यहाँ तक तो सर क्लियर हो गया होगा जो क्या आ रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। नहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया खुल करके, भैया 15 नंबर छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ोगे आप? अरे फेल कर ही नहीं सकते हो, नहीं फेल करोगे, हमको पता है ना, कभी कोई भी बच्चे फेल नहीं करेगा। जिस बच्चे तक वीडियो पहुंचेगा उसमें से एक भी बच्चे फेल नहीं होने वाले हैं। अब आते हैं AS33। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या अभी भी बाकी है क्या मेरे पास में? ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। बेसिक अर्निंग पर शेयर है, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए यानी कि AS33 की बात कर रहा है। इसमें दो चीज निकालते हैं, बेसिक EPS निकालते हैं और डाइल्यूटेड EPS निकालते हैं। डाइल्यूटेड EPS का मतलब होता है जब डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर से। मान लीजिए आपके पास में 50,000 डिवेंचर्स है और एक डिवेंचर के बदले में 5 इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, यानी कि 50,000 का 5 गुना 2.5 लाख आपको इक्विटी शेयर्स मिलने जा रहा है। तो हमारा जो पहले का जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था अब वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर जो है वो हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन
जाएंगे, जिसके वजह से जो हमारा जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, जो अर्निंग पर शेयर की जो कमाई है, वो नए शेयर होल्डर्स के आने से कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो उतना ही, अर्निंग तो उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा रहने की वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो रिड्यूस करेगा। अब सर दूसरा ये ध्यान रखना है, जितने भी इक्विटी शेयर्स आपके कंपनी में अवेलेबल है, अगर कोई नया शेयर इशू करता है, क्या इशू करता है, जब भी कोई कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू करता है या बोनस शेयर इशू करता है और साथ ही साथ खुद के शेयर्स को बायबैक कर लेता है, तो वेटेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वेटेज। जैसे मान लो आपके पास में 1 अप्रैल के वक्त में 50,000 शेयर पड़ा हुआ है और आपका ईयर एंडेड कब है? 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च मतलब 12 महीने का वेटेज निकालोगे। लेकिन आपने कोई नया शेयर परचेस किया है, मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी जून चल रहा है ना, आपने मान लो 1 जुलाई को आपने नया शेयर इशू किया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का वेटेज निकाल लेना, उतने महीने का। मान लो आपने नवंबर में बायबैक किया, तो बायबैक माइनस हो जाता है, क्योंकि शेयर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। मान लो नवंबर में आपने बायबैक किया, तो नवंबर से लेकर के मार्च का वेटेज निकाल लेना है, और जिसका बोनस शेयर बोलेगा ना, तो उसका बोनस शेयर भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर इसका सिंपल तरीका है, इसका मैं बता दे रहा हूं। आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, तो उनको कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। पहले देख लीजिएगा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। अगर ईबीआईटी दिया है तो इंटरेस्ट माइनस होगा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है ना, तो इंटरेस्ट को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यानी कि इंटरेस्ट ऑलरेडी डायरेक्ट होकर के ही आया है। सर यहाँ तक क्लियर है ना? बाकी हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए आगे समझेंगे जो क्या बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इससे भी अगर ज़्यादा बेहतर और आपको देखना है तो सुपर 40 जो हमने शुरू किया है, उसमें भी हमने क्या किया है? इसको करवाया हुआ है, मतलब उसमें भी हमने पूरी अच्छी तरीके से इसको करवाया, वर्ड टू वर्ड करवाया है। चलिए सर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपकी जो मनोकामना है उसको पूरा करते हैं। बोल रहा है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिफोर टैक्स, यानी कि ये पीबीटी है, 13 लाख है, टैक्स रेट 30% है, 1006% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, 6% जो डिविडेंड है वो फिक्स है, 100 रुपया प्रेफरेंस शेयर कीमत है, टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है। 1 अप्रैल 2023 में हमारे पास में ये 1 लाख नहीं है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स था। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने था इक्विटी शेयर्स? 1 लाख इक्विटी शेयर्स था। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर, मैंने 1/8/2023 को 1/8/2023 को 20,000 और इक्विटी शेयर हमने क्या किया है? इशू किया है। बोनस शेयर इशू किया है अक्टूबर में। कब इशू किया है? अक्टूबर में। इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड ऑन 1/4/2023, यानी कि जो 1/4/2023 को हमारे पास में जितना शेयर था ना, उसके हिसाब से हर 10 में से 1 शेयर आपको क्या देंगे? बोनस शेयर देंगे। तो बोनस शेयर कैसे निकलेगा? 1 लाख इंटू 1/10, यानी कि ये 10 के लिए है तो 1 के लिए कितना होगा? बायबैक किया है 10,000 शेयर्स। बायबैक कितना किया है? 10,000 शेयर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दो तीन चीज दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले तो ईपीएस निकालना है, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा ईएईएस। ईएईएस का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरा, इस क्वेश्चन में पहले से हमारे पास में जो आउटस्टैंडिंग शेयर है उसके बाद भी नया शेयर इशू किया गया है, बोनस शेयर इशू किया गया है, बायबैक किया गया है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा वेटेज एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या निकालना पड़ेगा? वेटेज एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गलती करेंगे तो आप मार्केट से बाहर चले जाएंगे, यानी कि आपका जो 15 मार्क्स लाने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ, अच्छा यहाँ पर डाइल्यूटेड नहीं है, यानी है खाली बेसिक ईपीएस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ ईएईएस। ईएईएस का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा है ये है आपका 13 lakhs। इससे माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स जो हमारा है ये है आपका 30%। 13 लाख का 30%, ये हमारा आ गया 3,90,000।
ये हमारा निकल के आ गया 9,10,000। इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, कब पे करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। प्रेफरेंस डिविडेंड 1,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 6% जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड है, फिक्स होता है ये। तो हमारा निकल जाएगा 9,04,000। 9,04,000 हमारा निकल गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। गॉट माय पॉइंट्स? सिंपल वर्ड में मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखता हूं EAES, मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम निकालते हैं वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जितना टर्नओवर होगा शेयर्स का उसके हिसाब से उसका वेटेज निकलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास में आउटस्टैंडिंग शेयर 1 अप्रैल 2023 का 1,00,000 था। कितना था? 1,00,000। तो लिखते हैं 1/4/2023 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये 1,00,000 था। इस 1,00,000 शेयर्स पे हमने इशू किया है बोनस शेयर्स, इसी 1,00,000 में से दिया है, यानी कि हर 10 के बदले में 1 दिया है। तो ये 1,00,000 इंटू 1/10, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। अब हमारे पास में जो शेयर हो गया वो हो गया 1,10,000। गॉट माय पॉइंट्स? और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है, यानी इसका टर्नओवर कितने महीने का है? 12 मंथ का है, तो 12/12 कर देते हैं। तो इसका वेटेज आ जाएगा 1,10,000 सर। गॉट माय पॉइंट्स? 12 महीने का। अच्छा, उसके बाद हमने नया शेयर इशू किए हैं। नया शेयर इशू कब किया गया है? 1/8/2023, लेकिन इसके बारे में नहीं बोला गया, इसके ऊपर कोई बोनस नहीं है। अगर इसके ऊपर बोनस रहता तो हम क्या करते? इसके ऊपर भी बोनस की कैलकुलेशंस करते। तो न्यू शेयर्स, न्यू शेयर सर कितना है? न्यू शेयर्स है आपका 20,000, 20,000। अब अगर इस पे बोनस शेयर देता तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्लस बोनस 20,000 इंटू 1/10 कर देते। सिंपल सी बात है, जितना रहेगा आप उतना ले लेते हैं। अब नया शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये है 1/8/2023 का, तो 8 9 8 9 8 8 9 10 11 12 1 2 3, यानी कि 8 महीने का। तो इंटू 8/12 कर देंगे। ये हमारा आ गया 13,333। अच्छा, इसके बाद हम बाईबैक कर रहे हैं शेयर्स। क्या कर रहे हैं? बाईबैक का मतलब होता है जब शेयर आप वापस लोगे ना ओपन मार्केट से, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। डिस्ट्रॉय करने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसको नष्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो शेयर अब आप कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं होगा। बाईबैक कितना शेयर कर रहे हैं? बाईबैक हम कर रहे हैं 10,000 शेयर। कब किए हैं? 1 जनवरी को किए हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बाईबैक 1/1/2024। कितना किए हैं? 10,000 शेयर 1 जनवरी को किए हैं। तो जनवरी से लेकर के मार्च सिर्फ 3 महीना होता है, तो 3/12। तो ये हमारा निकलता है 2,500। अब देख लीजिए आपका वेटेज कितना आ गया? 1,10,000 प्लस 13,333 माइनस 2,500। आपका ये आ गया 120। सबका सेम आ रहा है क्या? 833। होप सो सेम आ रहा है ना? मैं फिर से करता हूं, कई बार कैलकुलेशंस में हो जाता है दिक्कत। 120,833 मेरा आ गया। ये आ गया मेरा क्या? ये हमारा आ गया वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर कोई डाउट है यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना है, बेसिक EPS निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, 9,04,000 को 9,04,000 डिवाइडेड बाई 120,833 कर दीजिए। ये आपका आ गया 7.48 है, 48 ले लेते हैं, यानी कि बेसिक अर्निंग पर शेयर जो आपका है ये 7.48 हो गया। सर कितना हो गया? सर 7.48 हो गया। सर यहां तक क्लियर है कि नहीं है? 7.48। तो सर वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलिए नंबर 4। देखिए बोल रहा, अब तो आपको याद हो गया होगा, मैंने लिखवा दिया था आप लोग को।
देखिए ये 2023 में आया है, एबीसी लिमिटेड इंस्टॉलिंग और न्यू प्लांट ऑफ इट प्रोडक्शन फैसिलिटी। पहले तो आपका क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपया आपका कॉस्ट ऑफ प्लांट परचेज है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी लेस है, तो हम कितना ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे। फिर क्या ऐड करेंगे, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऐड होगा ना, हाँ सर ऐड होगा, कितना 20,000। सर जीएसटी पेड आएगा क्या, मैंने लिया था क्या जीएसटी वगैरह, हमने बोला था जो जीएसटी क्या होगा रिकवर होगा वो नहीं लेना है, जो नॉट रिकवर नॉट रिफंडेबल, आप देखिएगा मैंने फॉर्मेट में लिखवाया हुआ है नॉट रिफंडेबल, नॉट रिफंडेबल यानी कि जो टैक्स क्या नहीं है रिफंडेबल, जिसपे आपको आईटीसी मिल जाता है यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, वो कॉस्टिंग में ट्रीट नहीं होता है, तो याद रखना ये सब चीजें, जिसपे आपको आईटीसी मिल जाएगा वो आने वाला नहीं, तो जीएसटी वगैरह दिया रहेगा तो मत ले लेना, ये नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लेंगे ना, कितना 15,000। सर उसके बाद आपका है इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर फॉर डिफर्ड पेमेंट, मैंने लिखवाया था ये आइटम, एक बार पढ़ के दिखाइएगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, कहीं पर भी लिखवाया हूँ क्या ये आइटम्स, नहीं लिखवाया हूँ, मतलब क्या कर देना, याद रहेगा ना वो फॉर्मेट, अगर आपको याद हो गया ना जो मैंने लिखवाया है तो आपको उसके अलावा कोई आइटम नहीं लेना है। ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने लिखवाया था, हमने बोला था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट एट्रीब्यूटेबल। होप सो अब आप हमको समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको क्या बोला है, तो ये निकल के आएगा 2,35,000। सर देखिए हम जो बोलते हैं ना जब बच्चे सप्ली खा जाते हैं, सीयू जानबूझ करके सप्ली नहीं देता है, वो बोलता है जो प्रॉपर अगर आपको पता है तो आप सॉल्व करके दे दो, नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को छोड़ दो। तो यहाँ पर यही बात हो गया, अगर आपको पता है तो क्वेश्चन इतना इजी है जो 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, 2,35,000। अगर मैं इसका, अच्छा लिसन बच्चों ना सुनिए ना, AS16 अच्छा सुनेंगे ना, AS16 के हिसाब से इसमें एक और आइटम ऐड कर दीजिएगा, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है आपका 5 साल के लिए, 5 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू होगा कितना होगा, 12,000 होगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ द प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, यूजफुल लाइफ कितना है 5 ईयर्स है। टोटल कॉस्ट, देखिए किसी भी कैपिटल एसेट्स को जब आप एक्वायर करते हो उसके ऊपर जो भी खर्च करते हो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उससे एसेट्स की वैल्यू बढ़ता है, इससे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, इससे बोलते हैं कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन AS16, क्या बोलते हैं, कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन AS16 या कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो 2,35,000 से माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, सर ये स्क्रैप वैल्यू है, एडिशंस कर दीजिएगा, 2023 में स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था, क्लियर ना, माइनस 12,000 और डिवाइड बाई 5 ईयर्स यानी कि 5 साल से डिवाइड कर दीजिए, तो 2,35,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स 44,600, ये आपका डेप्रिसिएशन सर आ गया। ये क्या आ गया सर, डेप्रिसिएशन सर आ गया। सर यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, होप सो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब तक सर क्लियर है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 4 के बाद देखो यहाँ पर था, सॉरी नेक्स्ट पेज में था 5 ईयर्स फॉर 12,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, ये बीकॉम ऑनर्स 2022 में आया हुआ है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है किसमें क्या आया हुआ है, आपको क्या आता है ये सबसे बड़ा जरूरी है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सिंप्लेक्स लिमिटेड कैलकुलेट बेसिक ईपीएस निकालना है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, बेसिक ईपीएस निकालना है और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। अब देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अच्छा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, चलिए सर मैं ये आपको सॉल्व कराना सिखाता हूं। आप हेडिंग पहले क्या दीजिएगा, सो सुनिए, लिखिए हेडिंग लिखिएगा कैलकुलेशंस ऑफ चलिए सर सबसे पहले तो आप मेरे बातों को ध्यान से सुन लेना। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द करंट ईयर दिया है, यानी टैक्स के बाद की प्रॉफिट दिया जिसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और यहां पर एक चीज और मैं बोल रहा हूं, देखिए इट्स फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 8 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसका सिंपल में बताऊं मैं, यानी कि हर एक जो डिवेंचर है ना वो कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 8 इक्विटी शेयर। उल्टा पुल्टा नॉलेज मत लेना, कोई स्कैनर फालतू का फॉलो मत करना, मैं कंसेप्चुअल बता रहा हूं आपको। एक डिवेंचर के बदले में आपको 8 इक्विटी शेयर मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने का मतलब ये है, अब यहां से डिवेंचर और डिवेंचर के इंटरेस्ट और टैक्स का कोई मतलब नहीं बनता है, इसके बाद की कैलकुलेशन हमें करना
पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग लेंगे पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 3 करोड़। 3 करोड़ में कितने जीरो होते हैं देख लीजिए, हम तो आज तक कमाए नहीं है इतना जो हम आपको बोलेंगे। 3 करोड़ में टोटल जीरो मैंने लिखा है 7 जीरो। आप सबका प्यार रहा तो फ्यूचर में कमा लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब आप ध्यान से देखना मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, और प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 50,000 शेयर इंटू 100 ईच। इसके ऊपर 12% डिविडेंड निकालोगे, जितना डिविडेंड निकलेगा उसके ऊपर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर रहेगा तो उसके ऊपर डीडीटी भी निकाल दो। क्या निकाल दोगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नहीं समझ में आया? देखिए 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपया करके है, तो 50,000 इंटू 100 कितना होगा? 50 लाख हो गया ना। $50 लाख हो गया। इसके ऊपर 12% आप क्या दे रहे हो? डिविडेंड। तो 50 लाख का 12% कितना होता है? 6 लाख रुपया होता है। लेकिन क्वेश्चंस में अगर डीडीटी बोल दे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोल दे, तो इस 6 लाख के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकालना और उसको जोड़ करके माइनस करना, याद रहेगा ना। जैसे मान लो आपका कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 10% है, तो 6 लाख का 10% कितना होगा? 60,000। तो टोटल जो माइनस होगा वो 6,60,000 हो जाएगा सर। याद रहे कि नहीं रहेगा? तो हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड्स। ये हमारा हो गया 6 लाख। तो 3 करोड़ से अगर 6 लाख माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2 करोड़ 94 लाख। सर क्लियर है ना? 2 करोड़ 94 लाख। अब थोड़ा सा ना मैं आपको, इसे बोलते हैं पता कि EAES, क्या बोलते हैं? EAES फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। समझ नहीं आ रहा है? तो जो ये निकला ना 2 करोड़ 94 लाख, इसी के ऊपर निकलता है बेसिक EPS। क्या निकलता है? तो बेसिक EPS अगर मैं बोलूं बेसिक EPS, तो आप ऐसे करोगे 2 करोड़ 94 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है ये देख लो। आपका पहले से शेयर है 50 लाख, कितना है? 50 लाख। तो आप 50 लाख, 85 लाख है ना सर? हाँ 50 लाख है, डिवाइड कर दीजिए 50 लाख से, तो 2 करोड़ 94 लाख हमारा एक सिर पे जो कमाई हुआ है ना ये 5.88 हो गया। सर बेसिक EPS निकल गया ना। अब क्या करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे को बताओ किसको कन्वर्ट कर रहा है, किसको कन्वर्ट कर रहा है इसमें, इक्विटी शेयर्स में। तो आप क्वेश्चन अगर पढ़ रहे होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। कन्वर्ट कर रहा है इसको, डिवेंचर्स को। किसको कन्वर्ट कर रहा है? डिवेंचर को। सर मैं रिपीट कर रहा हूं, किसको कन्वर्ट कर रहा है सर? डिवेंचर्स को। समझ में आ रहा है कुछ ना? तो यहां पर अब जो आप करोगे ना, ये प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड मत कर देना। किसको? प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड मत करना, यहां पर ऐड करना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। जिसको कन्वर्ट करेगा ना वही क्या होगा? अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर से ऐड होगा। सर समझा देता हूं, थोड़ा समझ लीजिए। आप मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो मैं आपको इंटरेस्ट क्यों पे करूं? आप खुद सोचो ना, मैं इंटरेस्ट क्यों पे करूं आपको? आपका पैसा है क्या इंटरेस्ट? अरे वो पैसा कहां जाना चाहिए? वो पैसा जाना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस में। वो आपका पैसा अब नहीं रहा, अब वो पैसा क्या कर दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए। तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट करोगे किसमें? इक्विटी शेयर में, तो यहां पर ऐड करिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड्स। अगर आप डिवेंचर को कन्वर्ट करोगे किसमें? इक्विटी शेयर में, तो क्या ऐड करिएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो ऐड करिएगा ना, टैक्स माइनस करने के बाद करिएगा, क्योंकि डिवेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है ना उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो मेरे को बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना होगा सर? पहले ये बताओ डिवेंचर्स है कितना? डिवेंचर्स है 50,000 इंटू 100। 50,000 इंटू 100 मतलब कितना? 50 लाख रुपया, यही है ना। इस 50 लाख रुपया के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। तो 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख होता है। ये 5 लाख 100% का है। अब इस 5 लाख रुपया के ऊपर ना गवर्नमेंट को आप 30% ना टैक्स दे देते हो। यहां पर दिया है 30% क्या है आपका? कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर 30% टैक्स दे दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा? 70%। तो सिर्फ 70% ही लेना है सर।
टैक्स नहीं लेना है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर ये गलती हुआ तो समझो पूरा ही गलत हो गया। तो 5 लाख का 70%, ये हमारा आ गया 3.5 लाख रुपया। होप सो अब तो समझ में आ गया होगा। इसको हमने क्या कर दिया, इसको पहले माइनस किया होगा पहले, अब क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। कोई डाउट है? लेकिन जब भी बोल दे ना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बिफोर टैक्सेशन, क्या बोल दे, बिफोर टैक्सेशन, तो याद रखना उसमें टैक्स माइनस मत करना, यहां पर टैक्स माइनस करना। क्लियर है कि नहीं है सर? तो ये हो गया 2,94 लैक्स प्लस 3,50,000। अब ये आता है 29,75,000। आई थिंक आप सबका भी सेम आ रहा है, 2,97,50,000 ऐसा कुछ आना चाहिए। अब निकाल देते डाइल्यूटेड ईपीएस, डीईपी 2975 पे 40। अब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले देखिए पहले कितने इक्विटी शेयर्स थे। पहले इक्विटी शेयर्स थे 50,000 प्लस, अब यहां पर मैं थोड़ा सा चलूं तो आप एक चीज और ध्यान से देखना, एक डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं 8 इक्विटी शेयर में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 8 गुना बढ़ेगा। कितना गुना बढ़ेगा? 8 गुना। आपके पास में कितने डिवेंचर्स हैं? 50,000। तो 50,000 जब 8 गुना से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले जितना इक्विटी शेयर्स था उस पर फिर कर देंगे 50,000 इंटू 8, यानी कि और 4 लाख इक्विटी शेयर ऐड कर देंगे। तो 22,97,50,000 डिवाइडेड बाय 54 लैक्स। ये हमारा आ गया 5.50। 9 है तो मैं लिख सकता हूं 5.51। ये अर्निंग पर शेयर है। यानी जब भी कोई शेयर डाइल्यूटेड होता है ना तो आपकी जो अर्निंग पर शेयर है ना वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? डाइल्यूटेड होने का मतलब है जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर को आप कन्वर्ट करोगे डिवेंचर होल्डर्स को, या तो इक्विटी उसको प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट करोगे इक्विटी शेयर में, तो आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। सर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर लिया है, आपको बता दिया है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑलमोस्ट मैंने बता दिया आपको। तो इसका अब कोई डाउट है कि आपको रह गया है क्या? काफी सारे समस्या कर दिए हमने, सॉल्व कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। डाइल्यूटेड का बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप जो ये वाला कैलकुलेशंस किए हो ना, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के लिए, यानी इसके ऊपर आप क्या निकालोगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालोगे। अब आप कोई एक सेलेक्ट करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप इक्विटी में कन्वर्ट करोगे या डिवेंचर्स को, मान लो प्रेफरेंस होल्डर कन्वर्ट किए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने माइनस किया था ना ये वाला, इसको क्या कर देना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। और फिर जैसे मैंने बोला आपके पास में एक प्रेफरेंस शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 8 इक्विटी शेयर दूंगा। टोटल आपके पास में 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि उसका 8 गुना क्या मिलेगा आपको, इक्विटी शेयर। पहले कंपनी के पास में कितने इक्विटी शेयर्स थे, अब और कितने इक्विटी शेयर्स आ गए हैं, 4 लाख। तो टोटल कितने इक्विटी शेयर हो गए हैं? पहले कितने शेयर होल्डर थे, 50 लाख। अब कितने शेयर होल्डर हो गए हैं, 54 लाख। आपका पहले अर्निंग कितना था, जैसे ही आपका नया शेयर होल्डर आया आपका अर्निंग क्या हो गया, इसे डाइल्यूटेड बोलते हैं। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी डिवेंचर होल्डर किसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो सर उसको क्या नहीं मिलेगा, डिविडेंड वापस एडबैक होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्स पे करने के बाद वापस एडबैक हो जाएगा। सर कोई डाउट है क्या? अगर डिविडेंड के ऊपर मान लो यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता, तो जैसे 6 लाख है ना, 10% क्या है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो 6 लाख का 10% कितना होता है, 60,000। तो यहाँ पर हम माइनस करते 6,60,000 और यहाँ पर पता है कितना लिखते, प्रेफरेंस डिविडेंड 6,60,000, यहाँ पर फिर क्या कर देते, ऐड कर देते। सर क्लियर है कि नहीं है? अब सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर यही चीज था आपका। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सर एएस इसके आगे कुछ पढ़ना नहीं है, सुपर 40 में भी मैंने बहुत सारा सम रगड़ रगड़ के करवाया है, तो आपको यहां तक। अब इसके आगे मैं बताता हूं जाएगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर, मैं आपको बुक छू के बोल रहा हूं नहीं जाएगा। हमको पता है ना, जो थ्योरी दिया उससे बाहर भी नहीं जाएगा एएस में, और जो प्रैक्टिकल करवा दिया उससे बाहर भी नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं है सर? मुझे नहीं पता पहले कितने बच्चे सप्ली खाते थे, क्या खाता था क्या नहीं खाता था, इससे मेरे को पता नहीं है। मेरे को बच्चे अभी जानना शुरू हुए हैं यूट्यूब वगैरह में, तो अब उन तक वीडियो, जितने बच्चे तक वीडियो पहुंच रहा होगा या जितने बच्चे शेयर कर रहे होंगे उसको तो पता है भाई, जो कंटेंट दूंगा, जो कंसेप्ट दूंगा, आप सप्ली नहीं खाओगे। क्लियर कि नहीं है? और मेरे को अपने बारे में बताना भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूं मैं जो पढ़ा रहा हूं आप सप्ली खाने लायक बिल्कुल ही नहीं हो, अगर आप सही से देख रहे हो। अब यहां पर आपका कितना स्कोर हो गया, 15 मार्क्स हो गया कि नहीं हो गया सर, है ना सर? 10 नंबर कहां पर स्कोर हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एनालिसिस में, उसमें याद है ना ट्रेंड एनालिसिस, मिसिंग फिगर, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वगैरह, है कि नहीं है सर? बस वहाँ 10 हो गया, 15 सर कितना होता है? 25। अब इतना भी नहीं है जो मैं आपको एएस पढ़ाऊँ, चाहे इसके बाद मैं आपको होल्डिंग कंपनी पढ़ाया, चाहे मैं आपको रेशियो का और सम अभी बता दूं, चाहे कैश फ्लो करवा दिया हूँ, फंड फ्लो करवा दिया हूँ, फिर भी बचे यार। ये स्टेप मार्किंग बोल के भी चेंज होता है, 5-5 नंबर भी मिलेगा तो कितना जाएगा? 40-50 जाएगा। जब मैं खुद ही लाया हूँ 91, 90, 89 लाया, तो आप कैसे कम लेकर के आओगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। थैंक यू सो मच बच्चों, प्यार बना के रखिएगा और कोशिश करिएगा शेयर करने का। सब्सक्राइब तो जिन बच्चों को लगता है, जो कई बार लगता है जो सब्सक्राइबर है क्या ही होगा, सब्सक्राइब करने से ना जो यूट्यूबर्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं उसको मोटिवेट मिलता है। लाइक करने से क्या होता है, वो वीडियो ना फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड होने का मतलब होता है वो यूट्यूब जो है उसको ये करता है, पुश करता है, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है, हर किसी तक पहुंचाता है। जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, उतना ज़्यादा हमें भी मज़ा आता है, काम करके भी मज़ा आता है। बिकॉज बिग पैकेजेस छोड़ करके हम मतलब ये शुरू किए थे, तो सिंपल सी बात है। फिर हमने कंपनी ज्वाइन किया। तो क्या ना, एक प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रो करना। तो वो कंपनी में भी जो ग्रो करना चाहता है, प्रोफेशनली भी ग्रो, मतलब जो टीचिंग्स में हर जगह पे ग्रो करना चाहता है, तो वो बिना स्टूडेंट्स के सपोर्ट का नहीं करता है। थैंक यू सो मच।